नमस्कार, मैं सुचित्रा चौधरी, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बीएससी पार्ट सेकंड की अकार्बनिक रसायन पुस्तक के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अर्थात सह संयोजी यौगिकों का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 2 है। इसका प्रीवियस पार्ट 1 हम पिछले लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लास अवधारणाओं के बारे में डिफरेंट जियोमेट्री किया था या ज्यामितियों के बारे में, और उनमें वैलेंस बॉन्डिंग किस तरह से संपन्न होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मुख्यतया 4 कोऑर्डिनेट और 6 कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के रूप में अपने कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करते हैं। बात करते हैं हम 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की, तो उसमें 2 तरह की ज्यामिति मुख्यतः पाई जाती हैं, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, जिसे हम कह सकते हैं वर्गाकार समतलीय संकुल और चतुष्फलकीय संकुल। यदि किसी संकुल में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें यह 2 ज्यामिति संभव है। इनमें से कौन सी ज्यामिति कोई भी मेटल कब बनाता है यह डिपेंड करता है उसकी सेंट्रल एटम या मेटल एटम पे कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन संकरण किस तरह का है। डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर पॉसिबल है मेटल के साथ में, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यदि मेटल एटम sp3 संकरित अवस्था में है तो वह चतुष्फलकीय ज्यामिति का कॉम्प्लेक्स या संकुल निर्माण करता है, और यदि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें DsP2 संकरण या sp2d संकरण पाया जाएगा तो वह वर्गाकार समतलीय संकुल का निर्माण करता है। What type of hybridization of central metal atom or ion of a 4 coordinated complex undergoes depends on the number of unpaired or paired electron present in the complex ion। अब कोई भी मेटल इन तीनों संकरण में से कौन से संकरण को अप्लाई करता है यह डिपेंड करता है उसकी अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर। कॉम्प्लेक्स आयन बनने पर उसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इनका पता हम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम उसकी मैग्नेटिक स्टडीज़ के द्वारा आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। तो अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत किसी भी संकुल की ज्यामिति निर्धारित करने के लिए उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखा जाता है। 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमने 4 कोऑर्डिनेटेड में 2 ज्यामितिज बता चुके हैं, तो पहले हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अर्थात चतुष्फलकीय संकुलों का अध्ययन करेंगे। चतुष्फलकीय संकुल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम जानते हैं कि उसमें sp3 संकरण मेटल में होना चाहिए। जब sp3 संकरण होगा तभी वह चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण करता है। इस कंडीशन में ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम बता सकते हैं कि उसमें sp3 संकरण अवस्था कब होती है। सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड्स 4 वैकेंट ऑर्बिटल 1s एंड 3p। जो मेटल आयन है वो 4 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है, जिनमें से एक s होता है और 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मोस्टली हम क्या देखते हैं, जब d कक्षक पूर्ण भरे हुए होते हैं अर्थात d10 कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल Zn+2 से बनने वाले कॉम्प्लेक्स, कॉपर +1 से बनने वाले कॉम्प्लेक्स, उनमें d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब d कक्षक कम्प्लीटली फिल्ड होगा तो उसमें 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए s और p ही वैकेंट ऑर्बिटल बचेंगे और उसमें आसानी से sp3 हाइब्रिडाइजेशन संभव है।
तो उस कंडीशन में हमें चतुष्फलकीय संकुल की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके अलावा भी D10 नहीं हो उस कंडीशन में भी कुछ एग्जाम्पल या कुछ उदाहरण में हम चतुष्फलकीय संरचना देखेंगे। वह डिपेंड करता है कि लिगेंड का नेचर क्या है, जिसको हम आगे की स्लाइड्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। Each hybridized orbital then overlap with the filled p orbital of the each ligand। जब 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद में मेटल के वैकेंट sp3 ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। लिगेंड के भरे हुए p कक्षकों के साथ में इनका अतिव्यापन होगा। किस किस के बीच में? मेटल के sp3 संकरित कक्षक और लिगेंड के पूर्ण भरे हुए p ऑर्बिटल्स के बीच में अतिव्यापन होगा, और जिसके परिणाम स्वरूप हमें कॉम्प्लेक्स का चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो पाता है। हाइब्रिडाइजेशन एंड दस जियोमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लिगेंड्स, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर अटैच टू द सेंट्रल मेटल। मतलब किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन संकरण या उसकी ज्यामिति लिगेंड्स पे भी डिपेंड करती है कि लिगेंड्स का नेचर क्या है, सिग्मा डोनर लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है या वीक लिगेंड है, इन सब के ऊपर उसकी ज्यामिति निर्भर करती है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा चतुष्फलकीय संकुलों को अध्ययन करेंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हमेशा चतुष्फलकीय और अगर 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, क्योंकि वहाँ पे D वैकेंट कम्प्लीटली फिल्ड है। और इसके साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए कि चूँकि D कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होंगे। इसके अलावा D10 कॉन्फ़िगरेशन के अतिरिक्त भी मैंने आपको बताया कि कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम क्या देखते हैं, D10 नहीं है लेकिन फिर भी चतुष्फलकीय संकुल हमें मिलते हैं। जिसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं टेट्राक्लोरोनिकेलेट। इसमें मेटल एटम निकिल है, निकिल का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल यदि हम बात करें तो 3D8 4s2 होगा, और यहाँ पे निकिल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल +2 जो है वो 3D8 होगा। अब इसका यदि हम मैग्नेटिक बिहेवियर की स्टडी करें तो मैग्नेटिक मेजरमेंट रिवील्स दैट निकिल टेट्राक्लोरोनिकेलेट आयन इज पैरामैग्नेटिक एंड हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसके मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आती है बोर मैग्नेटिज्म में जो हम मेजर करते हैं वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर देखने को मिलती है। तो यह कब संभव है? जब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तभी, क्योंकि हम देखेंगे निकिल का 3D8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन 4s में हो गए, D8 में पहले 5 इलेक्ट्रॉन हुन के नियम के अनुसार बढ़ते हैं, देन पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो कुछ इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। निकिल +2 में s के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, 4s 0 हो जाएगा, 3D में 8 ही रहेगा, और इसका मैग्नेटिक मेजरमेंट जब किया तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेट किया गया। दैट मीन्स इनका कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इसी तरह से है, अर्थात D ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट नहीं है बॉन्डिंग के लिए। हमें मेटल का जो हाइब्रिडाइजेशन में हम ऑर्बिटल काम में लेते हैं वो कम्प्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे काम में लिया जाता है। तो इस तरह से ये D ऑर्बिटल्स इसके हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले पाएंगे, तो S और P ऑर्बिटल्स के बीच में संकरण होगा और 4 समान ऊर्जा के sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये वैकेंट sp3 ऑर्बिटल्स क्लोराइड लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे हम इसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं मैग्नेट। यहाँ पे हम देखते हैं मैग्नेट का एटॉमिक नंबर 25 है, कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s2 है, और इसके अंतर्गत मैग्नीज
जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5। और जब इसकी मैग्नेटिक स्टडी की जाती है तो हम देखते हैं कि यह भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। अर्थात जो सेंट्रल मेटल आयन है Mn2+, वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तभी उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाता है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो वो इसकी पेयरिंग कर देते हैं। पेयरिंग कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे और वो वैकेंट d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन जब वीक लिगेंड्स होते हैं तो वो इनके अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेटल की आइसोलेटेड स्टेट में, और कॉम्प्लेक्स स्टेट में भी हमने देखा कि इसके पैरामैग्नेटिक नेचर जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आ रहा है, अर्थात d ऑर्बिटल इसमें वैकेंट नहीं है। अगेन s और p ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 ऑर्बिटल्स 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पर बनेंगे और वो चतुष्फलकीय आकार में अरेंज हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनमें हमने बताया कि चतुष्फलकीय ज्यामिति संभव है। दूसरा 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स में दूसरी ज्यामिति जो हम बताते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज, या हम कह सकते हैं वर्गाकार समतलीय संकुल। यदि केंद्रीय धातु आयन में 8d इलेक्ट्रॉन d8 कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे निकिल +2, तो बाह्य d कक्षकों का उपयोग कर अष्टफलकीय संकुल बनते हैं। अर्थात d8 कॉन्फ़िगरेशन हो और आउटर सेल d ऑर्बिटल काम में आ रहे हों तो वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन प्रबल लिगेंड के क्षेत्र के प्रभाव में जो इनर d ऑर्बिटल्स हैं वो युग्मित हो जाते हैं और एक Eg कक्षक रिक्त हो जाता है। इस प्रकार dsp2 संकरण द्वारा वर्ग समतलीय संकुल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल लिया है टेट्रासाइनोनिकिलेट। निकिल का एटॉमिक स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2। इस कॉम्प्लेक्स में निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d8। चूँकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग कर देगा, तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा और एक d ऑर्बिटल हमें वैकेंट मिल जाता है। तो dsp2 अर्थात ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होकर के 4dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की प्राप्ति होती है। अर्थात हमने पीछे देखा जब निकिल क्लोराइड लिगेंड के साथ में ट्रीट करता है उस कंडीशन में क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, 4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वही निकिल 4 साइनाइड लिगेंड के साथ जब जुड़ता है, साइनाइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इनकी पेयरिंग कर देता है। और यदि हम इसका मैग्नेटिक नेचर देखेंगे तो ये डायमैग्नेटिक होगा, अर्थात इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट मीन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ है, एक d ऑर्बिटल वैकेंट हुआ है, तो एक d एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होकर के 4 नए dsp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, जिनमें साइनाइड लिगेंड्स के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन समाहित होकर के और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। और अगर निकिल के साथ में 6 लिगेंड जुड़े हुए होंगे तो ये आउटर सेल d ऑर्बिटल्स को यूज करके और उसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6 कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, जो मुख्य किसी भी संकुल में हमने देखा मुख्यतया मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो या तो 4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड है या 6 कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। 6 कोऑर्डिनेट कंपाउंड में उसकी ज्यामिति हमेशा होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संकुल। जनरली द जियोमेट्री ऑफ 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इज ऑक्टाहेड्रल, अर्थात जो 6 कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं उनकी संरचना
ओनली ऑक्टाहेड्रल है। जिस तरह से हमने 4 कोऑर्डिनेट में 2 जियोमेट्रीज देखी थी, यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट में हम ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री ही देखते हैं मोस्टली। लेकिन यहाँ पर 2 टाइप के संकरण पाए जा सकते हैं, D2sp3 एंड sp3d2 संकरण। D2sp3 संकरण कब होता है? जब इनके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो n-1d ns और np ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अर्थात n ऑर्बिटल का s p d उसके पास में है और n-1 का d भी पार्टिसिपेट करता है। तो यदि हाइब्रिडाइजेशन में n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, अर्थात आंतरिक d कक्षा काम में ले रहे हैं, तो उसको D2sp3 संकरण कहेंगे। और चूंकि इसमें आंतरिक डी कक्षक पार्ट ले रहा है तो इसे हम इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय संकुल। इसी तरह से यदि संकरण में आउटर सेल अर्थात Nd ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसे हम आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या बाह्य कक्षीय अष्टफलकीय संकुल के नाम से जानते हैं। ये कब आंतरिक कक्षक डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और कब बाह्य कक्षक डी ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पे, उसमें लिगेंड किस टाइप का जुड़ा हुआ है। जनरली अष्टफलकीय ज्यामिति वाले संकुल का जो होते हैं वो धातु आयन में यदि D0, D1, D2 और D3 विन्यास हो तो हमेशा अष्टफलकीय संकुल ही निर्मित होंगे, क्योंकि 2 रिक्त डी कक्षक अपने से एक अधिक मुख्य क्वांटम संख्या के s और p कक्षकों के साथ संकरित होते हैं और D2sp3 संकरण के द्वारा अष्टफलकीय संकुल का निर्माण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि मेटल एटम में D0, D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो हमेशा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण ही करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स D2sp3 बनाएंगे या sp3d2 बनाएंगे, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पे। इसे हम एग्जांपल्स की तरह देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यदि हम यहाँ पे देखते हैं हेक्सासाइनोफेरेट, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। आयरन यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है और कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 है। यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3+ में उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5। 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड जुड़े हुए हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स की आसानी से। और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है या नहीं हुई ये उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे भी हम बता सकते हैं। जब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखा गया तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर आई। दैट मीन्स यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो पेयरिंग के पश्चात 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा और सेंट्रल मेटल आयन जो है वो इनर डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं आयरन इसके एटॉमिक स्टेट में 3d6 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है और आयनिक स्टेट में 3d5 हमारे पास बचता है। जब साइनाइड आयन इसके सराउंडिंग आते हैं तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देते हैं और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल बचते हैं। तो ये इनर सेल के वैकेंट डी ऑर्बिटल 1 s और 3 आउटर p ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइज करके 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे और इनर सेल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे निर्माण होता है। सेम मेटल का ही हम फ्लोराइड लिगेंड के साथ में यदि स्टडी करते हैं तो कंपैरेटिवली आप देख पाओगे यहाँ पे यही हेक्साफ्लोरोफेरेट कॉम्प्लेक्स है। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, लेकिन पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वो इसको लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। 3d5 इलेक्ट्रॉन जो है वो
1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फ्लोराइड यहाँ पे एक वीक लिगेंड है जो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। अर्थात वीक लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाते हैं। तो आयनिक स्टेट में इसका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस कंडीशन में एक आउटर s ऑर्बिटल, 3 आउटर p ऑर्बिटल और 2 आउटर d ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और 6 sp3d2 ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। इन 6 sp3d2 ऑर्बिटल में फ्लोराइड लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाएगा और ये आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इक्वल आएगी। तो ये इन दोनों एग्जाम्पल्स के द्वारा हम D2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस समझ सकते हैं। तो इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में बॉन्डिंग का जो सबसे प्रथम दिया गया सिद्धांत था उसके बारे में हमने स्टडी किया। इसी के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट का यहाँ पे समापन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, क्वेरीज हों, वो आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन आपको चैट बॉक्स में ही दे देंगे। धन्यवाद।